सर जुनेर, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज आप ऑडिबल नहीं है। सर अभी तक स्टार्ट नहीं की है। स्टार्ट कर लूँ? जी सर, कर दें स्टार्ट। चलिए सही। तो आज हमारा लास्ट वीक वीक 6 इंशाल्लाह आज से स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीक में हम लोग मेनली रिएक्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने HTML CSS कवर कर लिया है, और उसके साथ हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट बेसिक्स टू इंटरमीडिएट कवर कर लिए हैं। तो इस वीक में हम लोग जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। और उसके डिटेल्स और बाकी जो टॉपिक्स है वो आज इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज मेनली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिएक्ट क्या है हमारे पास, और उसका सिंटैक्स किस तरह है, किस तरह उसका कोड हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स है, फंक्शनल कंपोनेंट्स, उसको थोड़ा सा टच करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास रिएक्ट क्या है। रिएक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं अपने यूज़र इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए। अभी तक हम लोग जितने भी हम लोगों ने फ्रंट एंड डेवलप किया है, हम लोगों ने HTML और CSS के थ्रू उस अपने इंटरफेस या अपने यूज़र जो फ्रंट एंड है उसको बिल्ड किया है। लेकिन हमारे पास जो रियल डेवलपमेंट होती है वो हम लोग वनीला CSS या HTML या जो हम प्लेन जावास्क्रिप्ट है उसमें नहीं करते। क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो जो आप रा जावास्क्रिप्ट में अपना कोड लिखते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ फ्रॉम ज़ीरो लिखनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स है जिसकी मदद से हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है स्पीड अप कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज और टूल्स यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है हम हमारे फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए, वो है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के थ्रू हम लोग अपने पूरे वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। और ये जो है हमारे जो प्रोग्रामिंग या फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे पास और भी बहुत सारी है फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, जैसे एंगुलर है, व्यू है, और डिफरेंट भी है। लेकिन जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे। तो रिएक्ट जेएस सिंपली हमारी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसकी मदद से हम अपने फ्रंट एंड को डेवलप करेंगे। और ये लाइब्रेरी खुद मेटा जो फेसबुक है उसने डेवलप की है। और ये जो है हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे पास, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है और एक जो मल्टी पेज या जो रेगुलर वेबसाइट है उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, तो अगर मैं किसी फ़र्ज़ करें किसी लिंक पर किसी कंपोनेंट या किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि हमारे पास जो है पेज, यहाँ पर ये जो रिफ़्रेश का बटन है, हमारे पास पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया पेज रिफ़्रेश हो गया और हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। इसी तरह मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बार बार पेज हमारे पास रिफ्रेश होता है। कोई भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज जो है बार बार रिफ्रेश हो रहा है। मतलब हमारे पास न्यू HTML फाइल जनरेट हो रही है, और हमारे पास जो न्यू उसमें कंपोनेंट्स है या रिएक्ट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास शो होते हैं। ये हमारे पास एक रेगुलर वेबसाइट है विदाउट सिंगल पेज। जो इसका बिहेवियर होता है वो हमारे पास, जब भी आप कोई नया एलिमेंट या नया पेज लोड करेंगे हमारे पास ब्राउज़र रिफ्रेश हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास होती है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन।
अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होगा, अभी आप देख ले, जैसे मैं एक दफ़ा ये लोड हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं किसी कंपोनेंट या HTML एलिमेंट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ब्राउज़र हमारे पास रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, हमारा पेज चेंज हो गया है। हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो यूज़र इंटरफेस है उसके ऊपर चेंजेस आ रही है, लेकिन हमारे पास जो हमारा ब्राउज़र है या हमारा वेबसाइट है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा। किसी और के ऊपर ये देख, हमारे पास नई यूज़र इंटरफेस तो जनरेट हो रही है, लेकिन हमारा जो ब्राउज़र है, हमारा जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, जिस तरह से हमारे पास इस रेगुलर वेबसाइट की केस में होता था। तो ये दोनों हमारे पास वेबसाइट्स है, मुकम्मल कंप्लीट वेबसाइट है और डिफरेंट पेजेस भी है दोनों में, लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो रिफ्रेश का है। सिंगल पेज एप्लीकेशन कभी भी रिफ्रेश नहीं होगा, वो आपको नए यूज़र इंटरफेस जनरेट करके देगा, लेकिन हमारे पास जो हमारा वेबसाइट है वो कभी भी रिफ्रेश नहीं होगा। मतलब आपकी एक ही HTML पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर ले, वो आपको उसी टाइम के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, विदाउट रिफ्रेशिंग योर ब्राउज़र और विदाउट जनरेटिंग अ न्यू HTML फाइल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे ही हम किसी नए एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास पूरा जो हमारा पुराना HTML था वो रिप्लेस हो गया है इस नए HTML फाइल के साथ। हमारा पूरा पुराना जो ओल्ड HTML फाइल था वो रिप्लेस हो गया है और नया HTML फाइल हमारा जो डेटाबेस है या जो हमारा सर्वर है उससे हमें रिसीव हुआ है। लेकिन हमारे जो सिंगल ऐप पेज जो एप्लीकेशन है, हम उसमें एक ही दफ़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर को कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो वो एक ही दफ़ा एक ही HTML फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा। उसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे या पेजेस होंगे या डेटा होगा वो एक ही दफ़ा सेंड करेगा। इसीलिए हमारे पास पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, हमारे पास नया जो HTML फाइल है वो जनरेट हमारे पास नहीं हो रहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब जो हमारे हमारे जो भी यूज़र इंटरफेस था उसने एक ही दफ़ा में हमें सेंड कर दिए हैं। तो इसीलिए जो मेन डिफरेंस है हमारी रेगुलर वेबसाइट में और जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट है, दोनों में फ़र्क ये है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे पास रीलोड नहीं होता, वो एक ही दफ़ा हमें HTML फाइल सेंड कर देता है और जो भी चेंजेस होते हैं वो अपने डायनेमिकली उसको चेंज करके हमारे UI पर शो करवा देता है। लेकिन हमारे जो दूसरा रेगुलर विदाउट SPA जो वेबसाइट है उसमें हर बार हमारे पास नई index.html फाइल जनरेट होती है। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि जो रिएक्ट है वो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सके। तो इसीलिए ये पॉपुलर भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके थ्रू हम डायनेमिकली अपने यूज़र इंटरफेसेस को चेंज कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग आवर ब्राउज़र और विदाउट गेटिंग न्यू HTML फाइल विद एवरी रिक्वेस्ट। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि रिएक्ट JS क्या है हमारे पास और ये पॉपुलर क्यों है और इसका जो फंक्शन है वो क्या है। तो ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है और ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। थोड़ा सा हम लोग ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हाँ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिएक्ट जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है, लेकिन जो एंगुलर है वो भी हमारे पास फ्रंट एंड बनाती है, वो भी एंगुलर की मदद से हम लोग फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर को हम फ्रेमवर्क कहते हैं और रिएक्ट को हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक जो काम है दोनों का वो एक ही है, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करता है, क्योंकि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में हमारे पास रेडीमेड
कोड ऑलरेडी, मतलब बॉयलर प्लेट कोड हमारे पास लोगों ने पहले से बनाए हुए हैं, हम लोगों ने उनको सिर्फ यूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अपने कोड में जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम इनके जो बने बनाए कोड है वो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो दोनों का जो काम है, जो मेन पर्पस है, वो हमारी डेवलपमेंट जर्नी या डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करना है, ताकि हमें हर कोड, हर एक लाइन ऑफ कोड अपने हाथ से टाइप ना करना पड़े। जो लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस या कंपोनेंट्स या टूल्स डेवलप किए हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके अपनी डेवलपमेंट या अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा जल्दी से जल्दी डेवलप कर सके। तो फंक्शन दोनों का एक ही है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो है कंट्रोल का, कि दोनों में कंट्रोल किसके पास होगा। काम दोनों का एक ही है, लेकिन जो कंट्रोल से हमारा जो मतलब है, मैं आपको डायरेक्टली इस विजुअल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कंट्रोल से क्या मतलब है हमारा। फ्रेमवर्क के अंदर आपका जो अपना एप्लीकेशन है वो अपने फ्रेमवर्क के अंदर इंसर्ट करते हैं। मतलब जो भी कोड आप लिख रहे हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, वो आपने पुट करना है अपने फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी बना हुआ है, आपने उसके अंदर अपना कोड लिखना है। लेकिन जो रूल्स होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, वो आपने फॉलो करना है किसका? फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क ने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दिया होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए होंगे, और कुछ जो प्रोजेक्ट की फ्लो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आपने उसी के मुताबिक चलकर अपना एप्लीकेशन उसी में डेवलप करना होता है। लेकिन हमारे पास जो लाइब्रेरी है, हमारे पास लाइब्रेरी में आप क्या करते हैं? आपके पास फुल फ्रीडम है। आप अपना कोड जिस भी मर्जी से आप चाहें आप उसको डेवलप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन आप अपने आसानी के लिए या अपनी एफिशिएंसी के लिए आप कुछ लाइब्रेरीज या कुछ टूल्स अपने कोड में इंसर्ट करते हैं। मतलब लाइब्रेरी जो हमारे पास है, आप समझ ले एक एज अ हेल्पिंग टूल इस्तेमाल होती है। आप कोड लिख रहे हैं, आपको कुछ जो बने बनाए फंक्शंस है आपने अपने कोड में यूज़ करने हैं, तो आप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ये लाइब्रेरी का जो बेनिफिट है, ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये आपके ऊपर अपने स्ट्रक्चर, अपने रूल्स इम्पोज नहीं करता। आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है। लेकिन फ्रेमवर्क आपको बाउंड करता है। फ्रेमवर्क के अपने रूल्स, अपने डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर रहते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा लाइब्रेरी है, हमारे हम कोड तो इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग एज अ हेल्प या एज अ एडिशनल टूल लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने कोड के साथ। तो जो हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी है वो क्या करती है? वो आपके ऊपर कोई रूल, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करती। वो आपको सिर्फ हेल्प करती है आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को एफिशिएंट या उसको स्पीड अप करने के लिए। रिएक्ट आपको कभी भी पाबंद नहीं करेगा कि आपने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट नहीं देना, आपने यहाँ पर इसको ये नेम देना है। वो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। वो आपको सिर्फ आपकी हेल्प करता है आपकी एफिशिएंसी और आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए। लेकिन फ्रेमवर्क आपको बाउंड करता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आपको अपने रूल्स और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करने के लिए फोर्स करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में हमारे पास। तो रिएक्ट जो है आप समझ लें हमारे पास सिंपल एज अ हेल्पिंग पैकेज या एज अ हेल्पिंग टूल है, जो हम अपने फ्रंट एंड को जल्दी से या स्पीड अप तरीके से बिल्ड करने के लिए हम रिएक्ट यूज़ करते हैं। वरना हम ये जो पूरा काम है, हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी अपनी पूरी वेबसाइट या अपने पूरे पेजेस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको वहाँ पर हर फंक्शन, हर
जो फीचर है आपको ज़ीरो से खुद लिखना होगा, लेकिन रिएक्ट के थ्रू आपको बने बनाए फंक्शंस मिल जाएंगे, आपको बने बनाए रेडीमेड कोड्स मिल जाएंगे। आपने उसको यूज़ करके सिर्फ अपना कोड उसमें इंसर्ट उसमें सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस करनी होती है, और आपका जो डेवलपमेंट है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये सिंपल जो हमारे पास फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फ़र्क है। तो लाइब्रेरी में आपके पास फुल कंट्रोल होता है, आप सिर्फ उसके फंक्शंस या कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं जब भी आपको अपने एप्लीकेशन में ज़रूरत होगी। आप खुद ही डिफ़ाइन करेंगे मुझे यहाँ पर रिएक्ट का कंपोनेंट या रिएक्ट का फंक्शन यूज़ करना है, तो आप जहाँ मर्जी हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ही ऑल एंड ऑल यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर योर एप्लीकेशन। तो लेकिन आपने सिर्फ जो लाइब्रेरी के टूल्स है या जो उसके हेल्पिंग फंक्शंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी या अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन फ्रेमवर्क के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। वो आपको कभी भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता। वो आपको अपने जो सेट ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपको बाउंड करेगा कि आप उसी में रहकर अपने अपना जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड कर सके। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन या लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अच्छा जी, क्लियर है तो चले आगे चलते हैं। हम रिएक्ट ही क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास व्यू भी है, एंगुलर भी है। तो रिएक्ट का जो आप समझ ले कि मेन फीचर है, आपका जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है, आपका कोड में मॉड्यूलरिटी आ जाती है और इजियर टू मैनेज है। रिएक्ट में अगर आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं या अपने वेब पेजेस या कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट की एक खसूसियत है कि वो आपकी कोड को छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है। वो चंक्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हर जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कोई यही जो हमारे पास ओपन है। अब रिएक्ट हमारे पास किस तरह से कोड को मॉड्यूलर या कोड को रीयूजेबल बनाता है। हमारे पास जो आप हेडर देख रहे हैं या जो नेव बार आप देख रहे हैं, जब अगर अगर हम इसको रिएक्ट में इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो हमारा ये जो नेव बार है वो एक कंपोनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वो किसी दूसरे कोड के साथ कनेक्ट नहीं होगा। वो उसका इसका अपना ही यूज़र इंटरफेस होगा। इसमें आप सिर्फ नेव बार का जो लॉजिक है वो डिफाइन करेंगे, और जो नेव बार का फ्रंट एंड या यूज़र इंटरफेस है वो डिफाइन करेंगे। इसके अलावा नेव बार कंपोनेंट में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। मतलब नेव बार में आप किसी बटन या किसी हीरो सेक्शन या किसी फुटर का कोड नहीं लिख सकते। आप सिर्फ अगर आपने नेव बार कंपोनेंट बनाया है तो उसमें जो भी चीज़ होगी, जो भी कोड होगा वो सिर्फ नेव बार के रिलेटेड होगा। इसीलिए इसको मॉड्यूलर कोड कहते हैं। तो अब आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और इसी तरह अगर आप देख लें यहाँ पर, अगर ये लिस्ट देख ले, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये आपके पास एक और कंपोनेंट हो सकता है। जिस तरह मैं इसको अगर स्क्रॉल करता जाऊंगा तो मेरे पास जो नए नए आइटम्स है वो अपीयर हमारे यूआई पर शो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये भी हमारे पास एक सेपरेट कंपोनेंट होगा हमारे रिएक्ट में। इसकी अपनी लॉजिक होगी, इसका अपना यूआई होगा, इसका अपना कोड होगा। ये किसी के साथ दूसरे जो नेव बार है इसके साथ
मतलब कनेक्ट नहीं होगा, इसका और इसका कोई आपस में कंसर्न नहीं होगा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। और इसी तरह से ये जो लिस्ट है ये भी एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो हमारे पास जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। हमारा जो पूरा वेबसाइट है वो हम टुकड़ों में, आम जुबान में या आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि उसको हम छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लेते हैं। एट द एंड हम इन पूरे जो पीसीज है उसको एक साथ कनेक्ट करके अपना पूरा जो वेबसाइट है वो हमारा एक शेप अपने पूरे कंप्लीट वेबसाइट की शेप ले लेता है, फॉर्म कर देता है। लेकिन जो हम कोड के अंदर है हर एक चीज़ को अलग अलग इंडिपेंडेंटली उसका एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसी कंपोनेंट में उसका पूरा लॉजिक डिफाइन करेंगे और उसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग उसमें उसका पूरा जो HTML है या जो CSS है उसी के अंदर डिफाइन करेंगे। और एट द एंड उसको हम मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो इंटीग्रेट कर जाएगा। तो जो हमारे पास हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्ट कंपोनेंट्स, ये और कुछ नहीं है। इसीलिए हम इसको रीयूजेबल, मॉड्यूलर और ईजियर टू मैनेज कहते हैं। इसके जो फीचर्स है, क्योंकि आप एक छोटे कंपोनेंट को मैनेज करना आपके लिए इजी है। अगर हर एक चीज़ को, नेव बार को, इसको एक ही फाइल में एक ही कोड में अगर उसको डिफाइन करेंगे तो आपको मैनेज करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसके अंदर लॉजिक लिखना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत अगर हम हर एक को अलग अलग डिफाइन करके बाद में उसको एक अपने मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये तो कुछ मेन फीचर्स है हमारी रिएक्ट की कि वो रीयूजेबल होते हैं और जो भी कंपोनेंट क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो आप अपने कोड में किसी भी जगह रीयूज कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक बटन बना लिया या सर्च बार आपने बनाया है या कोई भी आपने जिस तरह से यहाँ पर ऐड टू कार्ट या बाय नाउ बटन है, अगर आपको किसी अपने कोड में या एप्लीकेशन में किसी और जगह भी आपने यही एलिमेंट या यही कंपोनेंट रिक्वायर है यूज़ करने के लिए, तो आप सिंपली एक ही दफ़ा इस बटन को डिफाइन करेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में और जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी आप जो बना हुआ कोड है, जो बना हुआ कंपोनेंट है, वो उसको सिर्फ आप कॉल करेंगे और आपको दोबारा से इस बटन को डिफाइन करने की या इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए इसको रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहते हैं। आप हर एक चीज़ का कंपोनेंट बना सकते हैं, बटन से लेकर, नेव बार से लेकर, कोई फीचर से लेकर, कोई जो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है इससे लेकर आप हर चीज़ का कंपोनेंट बना सकते हैं। और जहाँ भी आपके कोड में आपको ज़रूरत होगी आप उन कंपोनेंट्स को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। यही जो हमारे पास मेन बेनिफिट है रिएक्ट का, क्यों ये हमारे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं स्पीड अप करता है, क्योंकि हम ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। एक ही दफ़ा आपने बटन बना लिया फिर आपको अपने कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा आपने जावास्क्रिप्ट में डोम पढ़ा था, तो रिएक्ट में भी एक डोम होता है, लेकिन ये एक रिएक्ट में दो डोम होते हैं एक्चुअली। एक रियल डोम होता है और एक वर्चुअल डोम होता है। तो जो वर्चुअल डोम है सबसे पहले ये बाद में भी हम कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डोम हमारे पास क्या होता है। लेकिन थोड़ा मैं सिंपल बता देता हूँ कि रिएक्ट जो है सबसे पहले जो भी चेंजेस हमारे फ्रंट एंड के ऊपर हमने डिस्प्ले करानी होती है, सबसे पहले चेंजेस वर्चुअल डोम में होती है। उसके बाद जो एक्चुअल डोम है, जो हमारा रियल डोम है, उसमें वो चेंजेस रिएक्ट जो है फिर उसको रिप्लेस कर देता है। सबसे पहले ये वर्चुअल डोम को चेंज करता है, उसके बाद जो चेंजेस होती है वो एक्चुअल जो रियल डोम है उसके अंदर उसको इंटीग्रेट कर देता है। तो इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी जो पेज लोडिंग है या जो पेज स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है,
क्योंकि वो डायरेक्ट रियल डोम को अपडेट या रियल डोम को मैनिपुलेट नहीं करता। वो पहले उसके पास अपना रिएक्ट का एक वर्चुअल डोम होता है, उसके अंदर चेंजेस उसके अंदर इफेक्ट लेती है, उसके बाद फिर जो हमारा रियल डोम है उसके अंदर वो फाइनली चेंजेस करता है। और रिएक्ट पॉपुलर इसीलिए है कि एक लार्ज इकोसिस्टम और कम्युनिटी है। रिएक्ट की जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है बनिस्बत जो बाकी अनपॉपुलर हमारे पास फ्रंट एंड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स है। एंगुलर की भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एंगुलर हमारे पास जो आप अगर कोई लार्ज स्केल इंटरप्राइज कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो एंगुलर वहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क को आप फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्मॉल वेबसाइट बनानी है या कोई पर्सनल वेबसाइट या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व ना हो, और जिसमें अगर ज़्यादा जिस तरह बैंकिंग एप्स है उस तरह की कोई सिक्योरिटी या बाकी कम्प्लेक्स फीचर्स इन्वॉल्व ना हो, तो हम लोग अपनी जो मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स है हम रिएक्ट लाइब्रेरी के थ्रू डेवलप करते हैं। एंगुलर जो है वो फिर एक ख़ास बहुत ही आपको अगर कोई कम्प्लेक्स या कोई बहुत ही आपने अनयूजुअल या कोई दूसरा वेबसाइट डेवलप करनी होती है तो वो हम लोग एंगुलर यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जितनी भी डे टू डे या जो हमारी रेगुलर वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस है वो हम रिएक्ट के थ्रू ही डेवलप करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। रिएक्ट का ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट, क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या फ़ायदे हैं। तो वरना हम लोग फिर आगे चलते हैं और इसके सिंटैक्स को पढ़ते हैं। अच्छा जी। तो रिएक्ट को हम उसका सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, जिस तरह आपने पढ़ा था कि हमारे पास HTML का अपना कोई सिंटैक्स होता है, CSS के अपने रूल्स, उसका अपना सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट का अपना सिंटैक्स है। रिएक्ट को हम JSX सिंटैक्स के थ्रू लिखते हैं। अब JSX हमारे पास क्या है? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल सिंटैक्स है जो आपको अलाउ करता है कि आप HTML की तरह का कोड अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकें। JSX क्या है? हमारे पास एक स्पेशल सिंटैक्स है जो आप कंबाइन करता है आपकी जावास्क्रिप्ट और आपकी HTML को आप एक ही फाइल के अंदर लिख सकते हैं। एक ही साथ अगर आपने HTML का कोड भी लिखना है और जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखना है तो आप JSX सिंटैक्स यूज़ करते हैं। जो हम लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा था कि उसमें हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। वो जो है हमारे पास वो एक ही साथ नहीं था, लेकिन हम टैग के थ्रू उसको सिर्फ कनेक्ट करते थे। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल को इसको देख लें, ये पहले आप ये JSX वाला एग्जांपल देख लें। हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है एलिमेंट के नाम से, और हमने इसको असाइन क्या किया है? एक HTML टैग। आप देख सकते हैं कि एक H1 जो हेडिंग है उसको मैंने स्टोर किया है एलिमेंट के अंदर। तो ये क्यों हम लोग आप सोच रहे होंगे कि ये HTML का टैग हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं? तो ये ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ JSX। ये हमारे पास जो 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 स्पेशल सिंटैक्स है ये सिर्फ इसी में ही वर्क करेगा। आप अगर सिंपल HTML में इस तरह लिख ले या सिंपल अपने जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को असाइन कर दे एक HTML टैग तो आपके पास एरर आ जाएगा। लेकिन JSX चूंकि हमारी रिएक्ट की स्पेशल सिंटैक्स है तो ये कोई भी एरर आपको नहीं देगा। उसका काम ही यही है कि आपको अलाउ करता है कि HTML लाइक कोड, ये HTML टैग है हमारे पास, उसको हमने स्टोर किया है एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर, तो इट्स अ वैलिड रिएक्ट कोड।
जो बैक एंड के ऊपर ये हमारे पास अभी किस तरह से बैक एंड के ऊपर ये क्या हो रहा है, तो बैक एंड के ऊपर ये जो ट्रांसलेशन इसकी हो रही है वो ये जो लाइन ऑफ कोड आप देख रहे हैं, बैक एंड के ऊपर रिएक्ट इसको कन्वर्ट करता है इस लाइन के अंदर। हम लोग कोड अपना जो रिएक्ट का डिफाइन करेंगे वो JSX के थ्रू करेंगे, लेकिन एट द बैक एंड या अंडर द हुड जो हमारा रिएक्ट होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा इस जो हमारी रेगुलर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर देगा। ये तो आपने पढ़ा था क्रिएट एलिमेंट। हम क्रिएट एलिमेंट जो डोम की मेथड था, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्रिएट एलिमेंट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिएक्ट है वो इस कोड को कन्वर्ट करता है अपने जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है या जो हमारी रेगुलर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास इसीलिए पॉसिबल होता है कि हम HTML की तरह का कोड अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर वो दोबारा से अपने जो हमारी रेगुलर जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट एलिमेंट किया है, एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना है, H1 टैग करना है और उसके अंदर टेक्स्ट क्या देना है, हेलो रिएक्ट देना है। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ट्रांसलेट होकर इस लाइन में जो अंडर द हुड है कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे जो फ्रंट एंड के ऊपर है एक H1 का टैग विद दिस टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास JSX सिंटेक्स है। ये आप जो HTML हमारी जो HTML कोड है उसको हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर लिख सकते हैं। JSX में अगर किसी को कोई इशू हो कि JSX समझ ना आया हो, क्लियर है JSX आई थिंक। इसको हम बाद में कोड के अंदर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी थोड़ा सा, ताकि आपको थ्योरी का पता चल जाए, फिर हम लोग आगे इसको VS कोड के अंदर भी देखेंगे कि रिएक्ट में किस तरह से हम लोग अपने JSX को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, क्लियर है। तो अब हम अपने JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्बेड किस तरह करते हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि एक सिंपल HTML टैग था। इस HTML टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जो कि रेगुलर जो HTML फाइल थे उसमें पॉसिबल नहीं था। जो रिएक्ट का एक और फीचर है कि आप अपने HTML के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक यूज़र डिफाइन किया है, उसका नेम है अली, और इस फंक्शन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये आप समझ ले कि एक रिएक्ट कंपोनेंट है आपके पास, उसके अंदर हम लोग JSX कोड लिख रहे हैं। ये सिर्फ JSX कोड नहीं है, ये हमारे पास HTML भी है और हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये भी है। अगर आपको अपने JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो तो आप ये करली जो ब्रेसेस हैं ये और ये, जिस तरह से ये, इसके अंदर जो आप जो कोड भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड कंसिडर होगा। ये हमारे UI के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी जो लॉजिक है उसके अंदर जो भी आपने लॉजिक डिफाइन की है, जिस तरह हम यहाँ से हेलो और जो भी यूज़र यहाँ होगा वो डिस्प्ले होगा। तो अगर आपने अपने जावास्क्रिप्ट को लिखना है JSX के अंदर तो आपने करली ब्रेसेस यूज़ करने हैं और उसके अंदर आप कोई भी, हम जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल यूज़ किया है, आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो एक्सप्रेशंस है वो भी लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट का कोई भी वैलिड कोड आप इन करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। अब JSX के कुछ रूल्स हैं। आपने ये हम लोग फिर हम फंक्शनल जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इसमें आएगा कि ये रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पर लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ समझ ले
आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें आपके पास लाजमी एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। पेरेंट एलिमेंट से क्या मुराद, अब यहाँ पर मैंने दो JSX कोड लिखे हैं। ये हमारे पास HTML नहीं है, ये हमारे पास JSX है। अब अगर आपको कहीं पर भी इस तरह के जो HTML टैग्स नजर आएंगे तो ये हमारे पास JSX या रिएक्ट का कोड है। इसको आप इस तरह ना समझ ले कि ये हम लोग कोई HTML लिख रहे हैं, ये हमारे पास वैलिड JSX कोड है। तो यहाँ पर जो मेन रूल ये है हमारे पास कि आपने अगर इन दो JSX टैग्स को अपने यूज़र या फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो इनका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये कोड रन नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है। करेक्ट कोड हमारे पास क्या होगा, नीचे आप देख सकते हैं, इन दोनों को हम लोगों ने एक डिव के अंदर प्लेस कर दिया है। तो अब इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट क्या है, हमारे पास ये डिव है। तो जब भी आप JSX कोड लिखेंगे, अगर आपके पास एक लाइन से ज्यादा का JSX कोड होगा तो आपने उनको एक पेरेंट एलिमेंट देना है। एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी देंगे, फिर ही आपका जो JSX होगा वो वैलिड होगा और वो सक्सेसफुली रन होगा। आप अगर यहाँ से ये पेरेंट एलिमेंट हटा दें और ये दोनों जो सिंटेक्स है आप उसको पेरेंट के बगैर लिखेंगे तो ये कोड आपका रन नहीं होगा। ये हम लोगों ने एक एम्प्टी डिव दी है। यहाँ पर हम लोगों ने कोई कोड लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट या रूल को हम लोगों ने फॉलो करना होता है तो आपको इसीलिए एक एम्प्टी डिव आपने यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। अपने JSX कोड के जो अगर मल्टीपल लाइंस हो आपके JSX कोड की तो आपने एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी देना है। अब इसका जो सामने वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोगों ने जो डिफ का वर्ड की वर्ड था वो रिमूव कर दिया है। तो इस वर्ड में और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर भी ये एज अ पेरेंट एलिमेंट बिहेव कर रहा है और डिव भी एज अ पेरेंट एलिमेंट बिहेव कर रहा है। लेकिन जो मोस्टली अगर आपके पास मल्टीपल JSX की लाइंस होंगी तो आप उसको रिएक्ट जो एम्प्टी डिव है या उसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ये जो हमारे पास ये दो है ये हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट है। तो आप अपने JSX कोड को रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर ही आपका जो कंपोनेंट होगा या जो आपका रिएक्ट कोड होगा वो वैलिड होगा। आप इसको अगर ये फ्रेगमेंट को या पेरेंट एलिमेंट को हटा देंगे आपका कोड वैलिड नहीं होगा। तो ये एक रूल है, आपने इसको याद रखना है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट में एक पेरेंट, आपने सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट देना है। उसके अंदर बेशक आप 10 लाइंस JSX का कोड लिखे, 20 का लिखे, 100 का लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब का एक पेरेंट होना चाहिए। और उस पेरेंट को हम या डिफ के टैग के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं या जो एम्प्टी फ्रेगमेंट है या रिएक्ट फ्रेगमेंट है उसके थ्रू अपने कोड को रन कराते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वो रिएक्ट के कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो क्या है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट कंपोनेंट इज नथिंग एल्स बट अ सिंपल स्मॉल रीयूजेबल पीस ऑफ फ्रंट एंड। आपके फ्रंट एंड का कोई छोटा सा हिस्सा है जो आप अपने आपकी पूरी जो वेबसाइट है उसका एक छोटा पीस है, उसको हम रिएक्ट कंपोनेंट कहते हैं। और हमारा जो पूरा वेबसाइट है या जो हमारी पूरी एप्लीकेशन होती है वो इन छोटे छोटे कंपोनेंट से को मिलाकर हम एक पूरी वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो जो बेस डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास जो एक सिंगल रिएक्ट कंपोनेंट है ये एक स्मॉल रीयूजेबल पीस ऑफ यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस जिस तरह मैंने बताया था, नेव बार भी हो सकता है आपके पास, ये बटन भी हो सकता है आपके पास, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये भी हो सकता है आपके पास, फुटर भी हो सकता है। तो आपके पास कंपोनेंट कोई भी हो सकता है।
लेकिन जो बेसिक वो है कि हर एक जो पीस है हमारे फ्रंट एंड के ऊपर वो एक कंपोनेंट होता है। पीछे जो हमारे बैक एंड के ऊपर हमारे जो पूरे वेबसाइट का कोड होता है वो डिवाइड हुआ है छोटे छोटे रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर, जो बाद में मिलकर पूरी हमारी जो एक कंप्लीट वेबसाइट है उसको डिस्प्ले करवाती है या उसको रेंडर करती है। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है या जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, आप कह लें कि हमारा एक एक सिंगल कंपोनेंट, एक स्मॉल, एक टुकड़ा है हमारे पूरे वेबसाइट का, उसको हम एक रिएक्ट कंपोनेंट कहते हैं। और हम मल्टीपल रिएक्ट कंपोनेंट्स को जिस तरह ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया, उसको मल्टीपल रिएक्ट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके पूरी हम इंटायर वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अब हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट्स दो टाइप्स के हैं, एक क्लास कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। आप अपने कंपोनेंट्स को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास कंपोनेंट स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डेप्रिकेटेड मेथड है। ये अब हमारी जो मॉडर्न रिएक्ट या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये यूज़ नहीं होता। क्लास कंपोनेंट्स का जो मेथड है ये अब यूज़ नहीं होता। ये पुराने या कुछ अरसे पहले ये यूज़ होता था, लेकिन आप जो नए आप एप्लीकेशंस है उसके अंदर क्लास कंपोनेंट्स कभी भी यूज़ नहीं होंगे। जो भी कोड, जो भी कंपोनेंट बनेगा वो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनेगा। तो इसीलिए आपको क्लास कंपोनेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई अगर जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई बहुत ही पुराना लेगेसी कोड है, उसके अंदर क्लास कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, तो आप उसी वक्त आप उसको स्टडी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। वरना यूजुअल कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लास कंपोनेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाना और उसको यूज़ करना सीख ले तो वो मोर देन इनफ है। और आजकल जो जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू ही बनते हैं, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट्स आप समझ ले कि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, सिंपली हम उसको फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट। आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े थे और उसको डिक्लेयर करना या उसका सिंटैक्स जो है वो आपने पढ़ा था। जो सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन का है सेम एज इट इज ये फंक्शन जो रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है उसका सिंटैक्स भी उसी तरह से है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। लेकिन ये जो रिटर्न करता है, ये फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न करता है? ये एक JSX कोड रिटर्न करता है। हम जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े थे वो डिफरेंट, कभी आपके पास कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता था, कभी आपके पास कोई दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा होता था, या कोई भी आपने अगर टास्क या कोई मैथ की फार्मूला आपने प्रोसेस करके उसकी वैल्यू आप रिटर्न कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास रिएक्ट है उसमें ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये हमारे पास एक वैलिड JSX कोड रिटर्न कर रहा है। और ये कोड जो रिटर्न होता है उसके साथ क्या होता है, ये कोड जो जैसे ही हमारे कंपोनेंट से रिटर्न होता है ये हमारी यूज़र इंटरफेस या जो हमारा फ्रंट एंड है उसके ऊपर डिस्प्ले होता है। क्योंकि हमारे रिएक्ट कंपोनेंट्स का काम ही यही है कि हमारी फ्रंट एंड के ऊपर हमारी जो डिफरेंट पीसेस है उसको डिस्प्ले करवाना। तो हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो रिटर्न करता है एक JSX कोड जो अल्टीमेटली हमारी स्क्रीन या हमारी डिस्प्ले के ऊपर शो होता है। तो हम रिएक्ट जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसका सिंटैक्स क्या है, उसी तरह से है। हम लोग फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम हमारा जो कंपोनेंट का नेम है वो लिखते हैं जिस तरह से यहाँ पर वेलकम है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप जो कंपोनेंट का नेम है वो फर्स्ट लेटर जो है उसका कैपिटल होना चाहिए। आप इसको स्मॉल w नहीं लिख सकते। ये एक
रूल्स या कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। तो आपकी अपने इसको हमेशा से कैपिटल लेटर में अपने जो कंपोनेंट का नेम है वो लिखना होता है। उसके बाद आपके पास उसी तरह से ये पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस के बाद आपके पास करली ब्रेसेस होते हैं। करली ब्रेसेस में आप सबसे पहले एक रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। रिटर्न क्योंकि फंक्शन हमारे पास हमेशा एक चीज़, कोई चीज़ या कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम रिएक्ट के केस में हमारे पास ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक H2 कोड या H2 JSX जो कोड है वो रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो रिएक्ट कंपोनेंट्स। तो हमारा जो सिंपल ये जो बेसिक सिंटेक्स है फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाने का, वो इसी तरह से है। आप फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसी तरह से पैरेंथेसिस देंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर आप रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, और जो भी आप JSX का कोड आपने रिटर्न कराना होता है वो आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर देंगे। और इसको हम कंपोनेंट को बाद में हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं, ये हम कोड के अंदर ही देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट और सिंपली एक्सपोर्ट क्या करता है, आपकी कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाता है। अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट का कीवर्ड ना दे तो आप इसको अपने कोड में यूज़ नहीं कर सकते। इसको आपको अपने कोड के अंदर किसी दूसरी जगह यूज़ करने के लिए आप इसको एक्सपोर्ट करना होता है पहले, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में किसी भी जगह। तो ये सिंपली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेलकम जो कंपोनेंट है उसको हम रीयूजेबल बना रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास फंक्शनल जो कंपोनेंट्स है उसको हम जो डायनेमिक डेटा है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डायनेमिक डेटा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों ने हार्ड कोड लिखा था कि हेलो रिएक्ट कंपोनेंट, लेकिन आपने अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने कंपोनेंट को रेंडर कराना है, या अपने जो भी यहाँ इस वेरिएबल में लिखा हो वो आपके डिस्प्ले या अपने आपके फ्रंट एंड के ऊपर शो हो, तो आप डायनेमिकली भी अपने कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी कि ये JSX का आप डिफ्रेंशिएट करने में आपको शुरू में थोड़ा सा इशू होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रही है, ये क्या JSX का कोड है या HTML है, ये जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ रहा है। तो जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा यूज टू होंगे तो आप इजीली आपको कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि ये पहली दफ़ा आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इशू हो कि ये कोई HTML अ, का कोड है या कोई ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा फेमिलराइज होंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि ये एक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने JSX भी लिखा है और जावास्क्रिप्ट भी लिखा है। तो ये वक्त के साथ साथ आप इसके सिंटैक्स के साथ फेमिलराइज होते जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फाउंडेशंस है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसके सिंटैक्स से फेमिलराइज आपको करवाने की। जैसे ही हम इसको कोड में एक्चुअल कोड में लिखना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि क्या हो रहा है हमारे पास और क्या नहीं। क्योंकि जैसे ही हम लोग रिएक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट ही फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू जो भी यूज़र या फ्रंट एंड होगा हम उसमें बनाएंगे। तो अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट को बनाना नहीं आता या उसके सिंटैक्स का आइडिया नहीं होगा तो आपके पास तो आप जो एक्चुअल रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको समझने में आपको ज़्यादा इशू होगा। तो इसीलिए पहले आप जो बेसिक्स है वो थोड़ा सा हम लोग कवर कर ले, फिर कल से इंशाल्लाह हम लोग इसको एक्चुअल जो VS कोड है वो उसमें रियल उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, और उस कंपोनेंट को हम लोग अपने जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। तो पहले इसीलिए आपको जो बेसिक थ्योरी है या बेसिक जो फंक्शनल कंपोनेंट्स के
क्या कहते हैं सिंटैक्स है उससे फेमिलराइज आपको होना ज़रूरी है। तो डायनेमिकली भी आप किसी भी जावास्क्रिप्ट को अपने जो JSX या आपके कंपोनेंट के कोड के अंदर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसी तरह कंपोनेंट्स इनसाइड कंपोनेंट्स भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले कि मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक हेडर कंपोनेंट है, एक फुटर कंपोनेंट है। हेडर कंपोनेंट क्या रिटर्न कर रहा है, हमारे पास H1 टैग रिटर्न कर रहा है, एक हेडिंग है सिंपल, और जो फुटर टैग है वो एक पैराग्राफ टैग रिटर्न कर रहा है। ये जो तीसरा ऐप जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट आप समझ लें हमारे पूरे जो वेबसाइट का जो रूट कंपोनेंट है वो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है। जो भी जो पीसीज है या जो भी कंपोनेंट्स है वो सब हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, तब ही हमारा पूरा वेबसाइट जो है वो एक वेबसाइट की शक्ल या एक वेबसाइट की फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं, लेकिन एट द लास्ट एट द एंड हम लोग अपने पूरे कंपोनेंट्स को किसके अंदर डिफाइन करेंगे, रूट कंपोनेंट के अंदर। ये जो ऐप है ये ऐप हमारे पास रूट कंपोनेंट है। रूट का मतलब है जो सबसे टॉप के ऊपर है, जो एंट्री पॉइंट है आपका जो वेबसाइट जहाँ से शुरू होगा उसको हम रूट कंपोनेंट कहते हैं। तो जो जितने भी आपने बाकी कंपोनेंट्स बनाए होंगे उन सब को आपने अपने रूट कंपोनेंट के अंदर लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने दो जो कस्टम कंपोनेंट्स बनाए थे उसको मैंने यूज किया है किसके अंदर, रूट कंपोनेंट के अंदर। आप देख सकते हैं कि हेडर एक कंपोनेंट है हमारे पास। इसको अगर मैं मिटा दूं आप कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। एक एक रूट कम एक हेडर कंपोनेंट है और एक फुटर कंपोनेंट है। इन दोनों को मैंने रेंडर किया है। रेंडर का मतलब है कि हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन दो पेरेंट जो पेरेंट एलिमेंट है, एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी आपने डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि दो कंपोनेंट्स है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोगों ने एक पेरेंट जो डिव है वो उसके अंदर अपने बाकी सारे कंपोनेंट्स उनको इंसर्ट किया है। तो ये पेरेंट हमारे पास एलिमेंट हो गया, उसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हो गए, हेडर फुटर हीरो सेक्शन हो गया या जो कंटेंट हो गया, वो हम सब अपने रूट कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करेंगे। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो, अगर कुछ भी ज़्यादा तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं सरसरी से जो आइडिया है, जो जितने भी हमारे वेबसाइट के कंपोनेंट्स होंगे उसको हम डिफाइन करेंगे अपने एक रूट कंपोनेंट के अंदर। जिस तरह यहाँ पर मैंने अपने दो जो हिस्से हैं या मेरी वेबसाइट के जो दो पीसेस है उसको मैंने डिफाइन किया है अपने रूट कंपोनेंट के अंदर। इसी तरह जो हमारी रियल एप्लीकेशंस है उसमें भी इसी तरह आप हेडर लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने अगर कोई और कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसी तरह आप उसको लिस्ट करते जाएंगे यहाँ के ऊपर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो भी आपने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपने हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर लिस्ट करते जाना है और वो आपके जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर शो होता जाएगा। तो ये सिंपली एक नेस्टेड कंपोनेंट्स है। नेस्टेड क्यों है, क्योंकि ये रूट के एक कंपोनेंट के अंदर दो दो और कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। ये भी तो हमारे पास एक कंपोनेंट है ना, ये रूट जो कंपोनेंट है उसके अंदर हम दो और कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहे हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट विद लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है हमारे पास, हमने जब भी लॉजिक की बात करेंगे तो उसका मतलब है जावास्क्रिप्ट। आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक मैसेज कंपोनेंट डिफाइन किया है, उसके अंदर मैंने कि रेगुलर जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिखा है रिटर्न, लेकिन इनको आपने रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले लिखना है।
जितना भी कोई लॉजिक अगर आपने डिफाइन करना है तो आपने रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले जो भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक होगा या उस कंपोनेंट का लॉजिक होगा वो आपने रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले डिफाइन करना है। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने एक आवर का वेरिएबल डिफाइन किया है, उसमें हम लोग क्या चीज़ स्टोर करा रहे हैं, जो हमारी